दोस्तों नमस्कार। अमेरिका की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी और खास तौर से युद्ध को लेकर, विचारधारा को लेकर, राजनीति को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय ताकत को लेकर और संभवतः टेररिज्म को लेकर। अमेरिका ये मानकर चलता था कि दुनिया के भीतर वो जिन बातों को रखेगा दुनिया उस लकीर पर चलने लगेगी। लेकिन ईरान ने क्या वाकई चारों तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को घेर लिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त अपने देश में हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर मौजूद हैं, जिन्हें नहीं पता है कि नवंबर में जब मिड टर्म पोल होगा तो उसमें कितनी सीटें रिपब्लिकन्स को मिलेगी या फिर दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स जीत चुके होंगे और उनके खिलाफ इंपीचमेंट की तैयारी हो चुकी होगी। अमेरिका इससे पहले इस हकीकत से कभी वाकिफ ही नहीं हुआ कि युद्ध के रास्ते चलते चलते उसका साथ यूरोप से छूट जाएगा, नाटो कंट्रीज से छूट जाएगा, मिडिल ईस्ट से आवाज उठने लगेगी और एक झटके में वो तमाम सहयोगी धीरे धीरे उनका पल्ला छोड़ते चले जाएंगे। यह स्थिति इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ी हो चुकी है। अमेरिका इस बात से भी वाकिफ कतई नहीं था कि उसकी ताकत को कोई चुनौती दे सकता है, और चुनौती देने का मतलब यह कतई नहीं है कि युद्ध लड़ा जाए। युद्ध से हटकर अगर दुनिया किसी दूसरे देश की दिशा में बढ़ने लग जाए तब आप क्या करेंगे? और यह स्थिति इस वक्त चीन को लेकर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका तो युद्ध लड़ रहा है, सीज फायर के दौर में है, लेकिन दुनिया को शांति चाहिए और उस शांति की दृष्टि से अमेरिका के पास कोई नहीं जा रहा है। सब चीन के हिस्से में और वहीं से पहल करना क्यों चाह रहे हैं? चाहे वह रूस के विदेश मंत्री हों, चाहे वो यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रिंस हो, चाहे वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, और आने वाले वक्त में चाहे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति हो या फिर फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हो। ध्यान दीजिए, हर किसी की नजर में इस वक्त चीन सबसे प्रभावी है। वो चाहे तो इस युद्ध को रोक सकता है, और इन परिस्थिति में पहली बार देश के भीतर बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या तो घिर चुके हैं या फिर वो हार चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब युद्ध से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर दो ही बातों का जिक्र किया करते थे, एक वहां के कट्टरता को लेकर और दूसरा टेररिस्ट कंट्री के तौर पर, यानी ईरान आतंकवादी देश है। ईरान के भीतर कट्टरता ऐसी है कि वहां डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। लेकिन इस चौथे फ्रंट पर वहां भी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को हार मिल गई है? क्योंकि पहली बार खुले तौर पर पोप के पक्ष में ट्रंप नहीं है, पोप के पक्ष में ईरान खड़े हैं। और ईरान के राष्ट्रपति, ईरानी संसद के अध्यक्ष, वो उन शब्दों के जरिए पोप की तारीफ कर रहे हैं कि आपने कम से कम इस युद्ध को लेकर जो कहा उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। और पोप के कहे शब्दों से उलट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार ईरान, जो कट्टर था, जो इस्लामिक एस्पेक्ट में पूरे के पूरे खाड़ी देशों को एक साथ खड़ा करना चाहता था, और यह सवाल अमेरिका के पास इजराइल के जरिए ही पहुंचा था कि यह एक इस्लामिक सेना भी बनाना चाहते हैं, यानी कट्टरता की पराकाष्ठा की दिशा में इजराइल ईरान को ले गया। अमेरिका ने मुहर लगाई और टेररिस्ट स्टेट कहने से वो चूके नहीं। लेकिन एक झटके में पोप के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का युद्ध को लेकर दो अलग अलग रास्तों पर चलना, और खुले तौर पर पोप का यह कहना कि हम तो चाहते हैं कि अमेरिका और अमेरिकी कांग्रेस जाग जाए, इस युद्ध को वो रुकवाए। मासूमों की जान जा रही है, जिनका कोई दोष नहीं है, उन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। यह युद्ध बंद होना चाहिए। और उसके बाद ट्रंप ने कहा यह कैसे संभव है?
जिसके पास परमाणु हथियार होगा फिर वो परमाणु हथियारों के जरिए किसी को भी निशाने पर ले सकता है, वह तो टेररिस्ट स्टेट के तौर पर है। यह बात आई गई नहीं हो गई है। दुनिया के सामने पहली बार यह वाकई बड़ा सवाल है कि ईरान के भीतर की सत्ता पोप के साथ खड़ी है और जीसस क्राइस्ट का जिक्र कर रही है। हम आपको शुरू में 2 ट्वीट दिखलाते हैं जिसके हिंदी के मतलब हम आपको बतलाएंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कथन के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिकिशान और संसद के अध्यक्ष गलीफाफ, जो कि बातचीत की मेज पर अगुवाई कर रहे थे ईरान का, इन दोनों ने पोप के पक्ष में पहले क्या लिखा, एक क्षण के लिए पहले देखिए। इसमें जो पहला ट्वीट है वह ईरान के राष्ट्रपति का है। उन्होंने लिखा है कि परम पूज्य पोप लियो, मैं ईरान के महान राष्ट्र की तरफ से आपके अपमान की कड़ी निंदा करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि शांति और भाईचारे के पैगंबर यीशु मसीह का अपमान किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है। अल्लाह की कृपा से मैं आपको गौरवान्वित होने की कामना करता हूं। और उसके बाद संसद के अध्यक्ष गलीफाफ, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा है, जो दूसरा ट्वीट आपने देखा, कि पोप लियो के निडर रुख को सलाम। इजराइल और अमेरिका के युद्ध अपराधों की निंदा करते हुए उनका नारा गूंजता है, मैं निर्भय हूं। यह नारा उन सभी के लिए मार्गदर्शक है जो निर्दोषों की हत्या पर चुप नहीं रहना चाहते। पोप लियो का नेतृत्व लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस प्रेरणा के लिए धन्यवाद। यानी जो देश कट्टर इस्लामिक देश के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, जिस देश के पूरी की पूरी गवर्नेंस को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा था, वहां पर एक आवाज जब पोप ने यह कहकर उठाई कि किसी भी हालत में यह युद्ध बंद होना चाहिए, और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें जिस तरीके से निशाने पर लिया, दरअसल यह अमेरिका के भीतर किसी भी राष्ट्रपति की चारों दिशाओं से ऐसी परिस्थिति में घिर जाना, और उसके आगे की कड़ी यह है कि अगर ईरान को लेकर खुमैनी के वक्त से अमेरिका के जरिए जिन बातों का जिक्र ईरान को लेकर होता रहा उसे आप परखें, तो शायद यह पहला मौका होगा जब जीसस की याद करते हुए पोप के साथ खड़े होकर दुनिया में मारे जा रहे इस युद्ध तले जो ऐसे मासूम और ऐसे लोग हैं जिनका ना कोई दोष है और ना वो युद्ध में शामिल है, इन परिस्थितियों की आवाज पोप अगर अपने तौर पर उठा रहे हैं और उसके साथ अब ईरान खड़ा है, तो शायद ये दुनिया के लिए एक बिल्कुल अलग और नया मैसेज है। पोप ने पहले कहा क्या था, सुन लीजिए। Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. पोप ने युद्ध रोकने का जिक्र किया था, इनोसेंट लोग जो मारे जा रहे हैं उस पर दुख जताया था। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी नागरिकों से अपील की थी इस युद्ध को रोकने की दिशा में वह कदम बढ़ाएं। लेकिन उनकी इस बात को ट्रंप पचा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि क्या वाकई आपकी विदेश नीति से देश चलेगा? जो अपने तौर पर परमाणु हथियारों से लैस होगा उसके लिए
या फिर उसके साथ हम खड़े भी हो सकते हैं? दरअसल ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि अमेरिका की जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्ध से पहले थी और आज की तारीख में जब ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और नई परिस्थिति में कल जब उन्होंने अपने तौर पर कहा कि वो नाकेबंदी करेंगे और नाकेबंदी होर्मुज रूट पर होने के बावजूद भी जो चीन का एक जहाज था, टैंकर था, वो वहां से गुजरा, उस पर कोई गोले बरसाए नहीं गए और इन सब के बीच चीन ने 4 सूत्री शांति का एक प्रस्ताव भी खाड़ी देशों के सामने यह कहकर रख दिया कि आपको समझना होगा जो ईरान पर हमला हो रहा है और जो आप पर भी हमला हो रहा है वो आपकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कैसे होगी अगर आप दूसरे की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा नहीं करेंगे। तो वो 4 सूत्री जो है, लेकिन उससे पहले हमें लगता है ट्रंप की उस पहली बात को सुनना चाहिए जब पोप के कहने के बाद उन्होंने पोप को निशाने पर लिया था। Like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. Now, I'm not... दरअसल पहली बार इस युद्ध के दौर में एक मैसेज यह भी उठा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के हिसाब से ही ईरान को देखना चाहते थे और वेनेजुएला का जो पूरा सिस्टम है, जो उन्होंने अपने तेल को वहां के अपने हाथ में ले लिया है, वो चाहते थे कि ईरान का तेल भी उनके पास आ जाए। कुछ इसी दृष्टि से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन मसला यह है कि क्या वाकई इस युद्ध ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने से वो ढाल हटा दी है जिसमें वो हर क्षेत्र में एक वेनेजुएला सिस्टम ही चाहते हैं? यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उन्होंने उठा लिया, एक झटके में बातचीत की मेज से उठकर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। वहां पर जीत नहीं मिली तो बातचीत की मेज पर आ गए। बातचीत की मेज पर जो सामने अब रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात थी वो 5 साल की बंदिश से आगे बढ़ना नहीं चाहता था और अमेरिकी राष्ट्रपति 5 साल नहीं 20 साल चाहते थे। और इस पे पूरी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दी ये कहकर कि जो ओबामा नहीं कर पाए, जो इससे पहले नहीं कर पाए, उससे कई कदम आगे बढ़कर 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूरे तरीके से ईरान प्रतिबंध लगा ले और तभी यह समझौता होगा। इस दिशा में इस्लामाबाद बातचीत को ले जाया जा रहा था। वहां भी परिस्थिति अनुकूल हुई नहीं, फिर नाकेबंदी शुरू हो गई और नाकेबंदी जब कल शुरू हुई उसके बाद चीनी टैंकर रिच स्टारी, यह उसका नाम है, वो होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी से बाहर निकला। उसमें तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ था। जो टैंकर है और जिसके मालिकान हैं वो पहले से ही प्रतिबंधित हैं अमेरिका की दृष्टि से, क्योंकि इससे पहले भी वह ईरान से तेल ले रहे थे, चीन ले जा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कल मिसाइलें नहीं दगी। इसलिए नहीं दगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस दौर में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिका के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। और शायद पहली बार इसीलिए चीन ने खुलकर इस बात का जिक्र किया कि शांति स्थापित होनी चाहिए और जिस रास्ते अमेरिका जा रहा है वो बेहद खतरनाक है और उसके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। यह धमकी है या चुनौती है, लेकिन इससे हटकर चीन के राष्ट्रपति ने बकायदा यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रिंस के साथ बैठकर इस बात का जिक्र किया कि 4 सूत्र मानने होंगे अमेरिका को भी। उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है राष्ट्रीय संप्रभुता, तीसरा हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय रूल ऑफ लॉ और चौथा हिस्सा है सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन। इन 4 बातों को माने बगैर आप शांति या फिर युद्ध से हट ही नहीं सकते हैं। और अमेरिका जिस रास्ते चल पड़ा है
उसमें उसे समझना होगा कि मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देश हैं वहां की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ पालन किया जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर प्रिंस वहां पहुंचे तो उसके साथ साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे। वियतनाम के लीडर आज रात वहां पहुंच रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भी वहां पहुंचे। और एक लिहाज से इन सब के बीच लगातार चीन टेलीफोन पर संवाद भी बना रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से उन्होंने बातचीत भी की। यानी होर्मुज़ रूट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में जो इससे पहले बड़ी भूमिका अमेरिका निभाया करता था वो शिफ्ट हो गई। देश के भीतर खतरा है कि मिड टर्म पोल में डेमोक्रेट्स जीत ना जाएं, इंपीचमेंट ना आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खतरा है कि जो ताकत अमेरिका के साथ चलती थी अब वो शिफ्ट हो रही है, दुनिया के दूसरे हिस्से में जा रही है। तीसरी परिस्थिति जो महत्वपूर्ण निकल कर आई उसमें कल तक जिस ईरान को टेररिस्ट स्टेट और इस्लामिक कट्टरता के साथ अमेरिका जोड़ रहा था, पोप के युद्ध के खिलाफ दिए गए बयान के बाद ईरान जिस तरीके से पोप के पक्ष में खड़ा हुआ और यीशु मसीह को वो याद करने लगा और शांति और सद्भावना का जिक्र करने लगा और इस बात का खुले तौर पर जिक्र करने से चूका नहीं कि जहां भी गलत तरीके से मौत होती है उसके खिलाफ तो हर किसी को बोलना ही चाहिए। यह मैसेज है गाजा के लिए, यह मैसेज है फिलिस्तीन के लिए और यह मैसेज इजराइल के लिए भी है जो कि लगातार युद्ध के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप और पोप के बीच जो टकराव की परिस्थिति थी वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई। ट्रंप तो यहां तक कह गया अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो यह पोप लियो पोप नहीं बन पाते, इनके भाई बनते। ये तो मैं व्हाइट हाउस में हूं, मैं इनके पक्ष में नहीं हूं, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, मैं इनका विरोध करता हूं। और दूसरी तरफ पोप ने भी कहा मैं कोई बहस करने नहीं आया हूं, मैं तो जो धार्मिक ग्रंथ है उस लिहाज से अपने मैसेज को कन्वे कर रहा हूं और यह मैसेज बहुत साफ है कि हर हाल में शांति स्थापित होनी चाहिए और उसी लिहाज से हर किसी को काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो गॉस्पेल यानी जो ईसाई धर्म ग्रंथ है उसी के हिसाब से वो सिर्फ कह रहे हैं और इससे हटकर कोई बात नहीं है। लेकिन जब ट्रंप ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी देते हैं तो ये पूरे तरीके से अस्वीकार्य है और संघर्ष खत्म करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। जो आपने पहले सुना उसके बाद फिर ट्रंप ने कहा, उसका जवाब फिर पोप ने दिया। He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. Don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say there's a better way to do this. दरअसल ईरान को लेकर अमेरिका का यह युद्ध इस मायने में अब कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अमेरिका जिस सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश के ऊपर लादना चाहता है, ईरान ने पहली बार पूरी दुनिया के उस रास्ते को बिल्कुल अलग दिशा को दिखाने की कोशिश कर दी। और संयोग से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिन बातों का जिक्र करते चले गए उन बातों से वो लगातार पलटते भी चले गए। और यही वजह है कि अपने देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच और जिस विचारधारा का जिक्र टेररिज्म और इस्लामिक एस्पेक्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं उसको लेकर भी दुनिया में सहमति नहीं है।
वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर इटली की मेलोनी हो, फिर फ्रांस के मैक्रोन ही क्यों ना हो, पोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी ने कहा कि दरअसल ट्रंप गलत कह रहे हैं। मसला यह नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में कैथोलिक मौजूद हैं अमेरिका के भीतर, मसला यह भी नहीं है कि क्या वाकई शिया और सुन्नी को लेकर जो कमेंट्स व्हाइट हाउस के जरिए किए गए, बात उसके आगे इसलिए निकल पड़ी क्योंकि पहली बार दुनिया के भीतर जो सामरिक स्थिति थी, जो डिप्लोमेटिक स्थिति थी, जो ताकत की स्थिति थी और जो विचारधारा से जुड़ी हुई परिस्थिति थी और इनके साथ जो रिलीजियस एस्पेक्ट में अक्सर लड़ाई लड़ी जाती थी और उसको सिविलाइजेशन क्लैश के तौर पर देखा जाता था, जो 9/11 के बाद से शुरू हुआ था, वह इस दौर में एक झटके में आपको बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। क्योंकि इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय ताकत अगर अमेरिका के हाथ से खिसक रही और बाकायदा चीन के विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जो होर्मुज़ रूट पर नाकेबंदी की कोशिश अमेरिका ने की, उसके बाद जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सैन्य अभियान बढ़ा दिए हैं और टारगेटेड ब्लॉकेड की कार्रवाई की है। इससे केवल तनाव बढ़ेगा और पहले से ही नाजुक युद्ध विराम समझौते को नुकसान होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि होर्मुज़ से गुजरने की सुरक्षा को और अधिक खतरे में अमेरिका का यह कदम डाल रहा है, तो ऐसे में दुनिया को भी समझना होगा यह खतरनाक और गैर जिम्मेदार व्यवहार है। यानी सवाल ईरान से शुरू हुआ था, टेररिज्म से शुरू हुआ था, इस्लाम से शुरू हुआ था, कट्टरता से शुरू हुआ था और एक झटके में वो सारी परिस्थितियां इस युद्ध के आश्रय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर गई जहां पर चीन के राष्ट्रपति जो 4 सूत्र बतलाते हैं उसका मैसेज क्या है। जब वो शांतिपूर्ण साहस्तित्व का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं होगा। जब वो जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रीय संप्रभुता का, तो वो बता रहे हैं कि ईरान लीगल है, वैध है। जब वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रूल ऑफ लॉ का, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर कानूनी, अवैध है। जब वो जिक्र कर रहे हैं डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की भूमिका पूरे तरीके से जिस दिशा में बढ़ रही है हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ये मैसेजेस बहुत बड़े हो गए हैं और शायद इसीलिए पहली बार दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े थे, वो अलग अलग फ्रंट्स को लेकर इजराइल और अमेरिका के काउंटर में आकर खड़े हो गए हैं। यह स्थिति इससे पहले कभी थी नहीं और शायद ये कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल अब जो टेररिज्म और इस्लाम को लेकर था और जो पोप और जो कैथोलिक ईसाई के मद्देनजर जिन सवालों को उठाया जाता था, इस युद्ध ने क्या उसको भी नई परिभाषा दे डाली है। क्योंकि यह भी पहली बार है जिसे आप कट्टर कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हम तो हर धर्म को मानते हैं जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में चला जाए। जो कल तक ट्रेड वार और टैरिफ वार को लेकर दुनिया की इकोनॉमी में उलझी हुई परिस्थिति अमेरिका और चीन को आमने सामने खड़ा कर रही थी, वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना मारने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को आप नहीं मान रहे हैं, इसीलिए आप वार क्रिमिनल तक हो सकते हैं, इसका जिक्र होने लगा है। ये मैसेजेस सिर्फ मैसेज नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के दायरे में ग्लोबल इकोनॉमी का संकट है, ग्लोबल एनर्जी का संकट है, ग्लोबल रीअलाइनमेंट की परिस्थितियां हैं और जो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट में अभी तक युद्ध को परखने और देखने की जो कोशिश होती थी, उसमें भी एक भारी बदलाव है। इसीलिए कल जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जब ये तीनों बैठे तो इन्होंने खुलकर कहा कि दरअसल इस युद्ध का मतलब बहुत साफ है कि बहुत ही दुनिया पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो सिर्फ एनर्जी और इकोनॉमी को लेकर नहीं है, यह संकट फूड सिक्योरिटी की दिशा में जाएगा। यह संकट दुनिया भर से नौकरियों को कम करेगा। यह संकट दुनिया भर में फैक्ट्रीज को बंद करेगा।
यह संकट दुनिया भर में लोगों को डिस्प्लेस करेगा। जिन जगहों पर वो रहते हैं वहां से उन्हें इधर उधर जाना पड़ेगा। यह परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप किसी एक देश तक को प्रभावित करने की स्थिति में ना सोचें। जो गरीब और कमजोर देश है वहां स्थितियां और नाजुक होगी और संघर्ष और तनाव की परिस्थिति में इकोनॉमी को साधने के लिए एनर्जी को लेकर जो लड़ाई होगी वह व्यापक भी हो सकती है। ये संकेत डराने वाले हैं जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आईए के जरिए खुलकर कहे गए हैं। लेकिन मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चौतरफा हार से जाकर जुड़ जाएगा, इसकी कल्पना इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने की नहीं होगी, जो इस वक्त अपने ही घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पर अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।